आज मंडे है, वर्किंग डे है, लेकिन सबको इंतजार है शाम 3:30 बजने का, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच ऐसी रोमांचक जगह पे आके पहुंच गया है जिसको कोई मिस नहीं करना चाहेगा। जिस तरीके से इंडिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स के बीच में वर्बल फाइट चल रही है, दोनों एक दूसरे को स्लेज कर रहे हैं, तो टीम इंडिया के लिए मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। और अगर टीम इंडिया मैच जीत लेती है, इससे बड़ी ट्रीट थकावट वाले दिन में इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कोई और नहीं हो सकती। अब आखिरी दिन का खेल बचा है और टीम इंडिया को 135 स्कोर चाहिए और 6 विकेट टीम इंडिया के हाथ में है। मैच अब 60-40 हो चुका है। 60 इंग्लैंड के फेवर में, 40 इंडिया के फेवर में। इंग्लैंड के फेवर में 60 इसलिए क्योंकि हमारे 3 मेन बल्लेबाज आउट हो चुके हैं जो फॉर्म में चल रहे थे, करुण नायर को छोड़ के। और 40 को अगर 100 बनाना है तो भाई वो एक शख्स बना सकता है, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का चलना यहां बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा बल्लेबाज है जितनी देर खेलेगा स्कोर चला के रखेगा। हाँ, अगर वो जल्दी आउट हो गया तो हम ही लोग बाद में उसको क्रिटिसाइज भी करेंगे कि ये शॉट खेलने की क्या जरूरत थी, रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, सिर्फ 135 स्कोर ही तो चाहिए। पर इट्स अ पार्ट ऑफ गेम भाई साहब। रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी है, क्रिटिसिज्म के साथ एप्रिसिएशन भी है। टीम इंडिया अगर 2 सेशन बल्लेबाजी कर गया, टी तक खेल गया, तो समझ लीजिए मैच हम जीत चुके हैं। और इंग्लैंड चाहेगा टीम इंडिया को लंच तक ही ऑल आउट कर लिया जाए। टीम इंडिया के पास अभी भी 5 प्रॉपर बल्लेबाज हैं। केएल राहुल जो 47 बॉल पर 33 रन बनाकर खेल रहे हैं, जमे हुए हैं। उसके बाद उनके साथ देने के लिए ऋषभ पंत आएंगे, जडेजा हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, नीतीश रेड्डी हैं। तो ये अच्छे बल्लेबाज हमारे पास हैं, हमारी बैटिंग में डेप्थ है। बस एक 50-60 रन की पार्टनरशिप चाहिए हमको और आराम से ये मैच हम जीत जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं जो 3 खिलाड़ी हमारे आउट हुए हैं। आउट तो वैसे 4 हुए हैं, जिनमें एक आकाशदीप सिंह भी था जिसको नाइट वॉचमैन के लिए भेजा गया था। तो उनकी विकेट का आउट होना हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही हमारे इतने ज़्यादा टेंशन की बात है। लेकिन जो 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं वो क्यों आउट हुए, किस तरीके से आउट हुए, क्या उन्होंने गलतियां की, उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और बात करते हैं विकेट नंबर 1 की। पहला विकेट गिरा जायसवाल। जायसवाल साहब आए और गए, 0 रन बनाकर पवेलियन चले गए। जायसवाल माना कि इनका नेचर जो है वो अटैकिंग नेचर है, ये अटैक करेंगे, लेकिन आपको अटैक कब करना है, किसको करना है, ये समझ होनी चाहिए। और जो शायद अभी आपके अंदर वो समझ नहीं है, धीरे धीरे शायद आप वो सीख जाओ। आपने टारगेट किया जोफ्रा आर्चर को, उस गेंदबाज को जिसके पास स्पेस है, बाउंस है, और आप उसको पुल शॉट खेल रहे हो। भाई क्या जरूरत थी पुल शॉट खेलने की, आप थोड़ा समय बिताते। 192 स्कोर हमने चेस करना है। और अगर आप एक अच्छी पार्टनरशिप लगा देते केएल राहुल के साथ मिलके, तो आराम से कल ही इंग्लैंड के जो शोल्डर है वो नीचे गिर जाते और आज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती। लेकिन आपकी गलत शॉट के कारण आज हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि टीम इंडिया बैकफुट पे हो गई है। आराम से खेलते, जो लूज बॉल मिलती उसको मारते, क्या जरूरत थी खुद पंगा लेने की। आपने पुल शॉट लगा के कहीं ना कहीं गलती की है, जिसका खामियाजा अब टीम इंडिया भुगत रहा है। अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना इतना ही आसान होता, वो भी इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जहां बॉल स्विंग होती है, आप अपनी मर्जी से अटैक कर सकते हो, तो भाई साहब फिर तो हर बल्लेबाज महान बल्लेबाज बन जाता। यही चीज़ें तो बल्लेबाजों को महान बनाती है कि भाई साहब कंडीशन कैसी है, बॉल कितना स्विंग हो रहा है, मैं अभी पुल शॉट खेल सकता हूँ, ये नहीं खेल सकता, कौन सा बॉलर है जिसके पास इतना रिदम नहीं है मैं उसको शॉट लगाऊं, जिसके पास रिदम है मैं उसको शॉट क्यों लगाऊं। ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली एक महान बल्लेबाज बन जाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ें आपने नहीं सीखी तो जब अगर आपका कभी बैक पैच आया तो भाई साहब मुश्किल हो जाएगी वापसी करनी। जायसवाल के बाद दूसरा विकेट गिरा करुण नायर का। करुण नायर जिन्होंने 6 इनिंग में बल्लेबाजी कर ली है, लेकिन उनमें से अभी भी एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है। डोमेस्टिक में खूब 100 बनाकर ये आए थे, लेकिन यहां पर आकर इनसे उस तरीके की बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है जैसी उम्मीदें की जा रही थी। हर इनिंग में इनको स्टार्ट मिला है, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अगर ये टीम इंडिया, भगवान ना करे, अगर टीम इंडिया मैच हार गया तो करुण नायर का ये आखिरी मैच ही होने वाला है। और अगर टीम इंडिया जीत गया, फिर हो सकता है गौतम गंभीर और शुभमन गिल इनको एक मौका और दे दें। तो भाई साहब अगर इस बार आप बाहर हो गए ना, तो मैंने पहले भी कहा था दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि बेंच पर हमारे पास इतना टैलेंट बैठा हुआ है। साई सुदर्शन, ईश्वरन, ध्रुव जुरेल ये इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कब हमको मौका मिले और हम उसको ग्रैब कर सकें। तो इसलिए आप दुआ कीजिए कि ये मैच टीम इंडिया जीत जाए और गौतम गंभीर और शुभमन गिल एक मौका आपको और दे दें।
करुण नायर के आउट होने की तरीके की बात कर लेते हैं। और आउट ये इस तरीके से हुए हैं, टोटली बॉल को मिसजज कर दिया, मतलब बॉल को इन्होंने लेफ्ट कर दिया और बॉल आ रही है मिडिल स्टंप पे और पैड पे टकराई और इन्होंने अंपायर को देखा भी नहीं। पता था भाई साहब मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मैंने बॉल को टोटली मिसजज कर दिया है और ये बॉल साफ साफ विकेटों पे टकराने वाला है, और खुद ही पवेलियन की तरफ वापस चलना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आप बॉल को लेफ्ट कर देते हो तब तो बॉल का इंपैक्ट भी मैटर नहीं करता। अगर वो ऑफ साइड के बाहर भी आपके पैड से टकराती है तब भी अंपायर आपको आउट ही देगा, अगर वो बॉल विकेटों पे टकराने वाली है तो। इतने बड़े लेवल पर आकर इतनी बड़ी मिस्टेक करना भाई एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, गेंद अच्छी गिरी, आप बल्ले का एज लग गया, इन स्विंग हुआ, बोल्ड हो गया, बीट हो गए, लेकिन आप खुद जानबूझकर बॉल को आने दे रहे हो, पैड पर टकराने दे रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। तीसरा विकेट गिरा कप्तान शुभमन गिल का। शुभमन गिल साहब जिस तरीके से आप आउट हुए हो ना, आउट होना बनता नहीं था। आपने 4 दिन इस विकेट को देखा है, समझा है कि बॉल यहां पर प्रॉपर कैरी नहीं कर रहा है। कई बार ऐसे बल्ले पे एजेस लगे जो स्लिप फिल्टर के आगे गिर गए, विकेट कीपर के आगे गिर गए। तो इस विकेट पे आपका बल्ला हमेशा नीचे ही रहना चाहिए था, लेकिन आपका बल्ला नीचे आया ही नहीं। बॉल इन स्विंग हुई, आपके पैड पे टकराई और लेग बिफोर होकर आप बाहर चले गए। अब केएल राहुल को देखिए किस तरीके से झुक के खेल रहे हैं, तभी अभी तक अच्छे तरीके से वो बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। बट चलिए, आपको हम दोषी भी नहीं ठहरा सकते क्योंकि हर मैच में आप स्कोर बनाओ ये जरूरी भी नहीं है। बेन डकेट तो स्लेज भी कर रहे थे कप्तान साहब को और कह रहे थे कि 600 रन्स आर इनफ फॉर शुभमन गिल, लेकिन अभी 2 मैच बचे हैं भाई। एक मैच में फ्लॉप होने से कोई बल्लेबाज बेकार नहीं हो जाता, लेकिन हाँ 250-300 रन बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जरूरत पे आप 50 रन भी बना दो ना तो उसके आगे 250-300 रन भी फेल है। अब 5वें दिन का खेल देख के ना लग रहा है यार कि गौतम गंभीर ने जो टीम सिलेक्शन की है वो सही की है। नहीं तो हम लोग इनको पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हमको एक प्रॉपर गेंदबाज खिलाना चाहिए था नीतीश रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर की जगह पे, लेकिन अब लग रहा है भाई जिस तरीके की कंडीशन आ चुकी है, सिचुएशन आ चुकी है, यहाँ पर टीम इंडिया के पास डेप्थ है बैटिंग में और इस डेप्थ का फायदा टीम इंडिया को हो सकता है और इसका पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को देना चाहिए जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की है। ये मैच हम आराम से जीत सकते हैं, बस एक 60-70 रन की पार्टनरशिप चाहिए। वो कोई भी 2 बल्लेबाज लगाएं, जिसके बीच ये पार्टनरशिप लग गई तो समझ लीजिए इंग्लैंड वहां पर बैक फुट पर चला जाएगा और टीम इंडिया फ्रंट फुट पर आ जाएगा। तो कुछ ही देर का इंतजार है, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और आई होप एक अच्छे रिजल्ट के साथ मिलें और टीम इंडिया ये मैच जीते।